हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.58 जिसमें वो कह रहा है कि यूज़ कीजिए नोडल एनालिसिस टेक्निक का टू फाइंड वी नॉट वोल्टेज। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना होगा। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। तो जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है बाइनरी नोड। जहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच लाइक तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है हायर नोड। और जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है सरफेस नोड। हमने बाइनरी नोड को कंसीडर नहीं करना क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देगा। हमने हायर और सरफेस नोड को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले नंबर पे देखें, ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, एक रेजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। उसके बाद ये मेरे पास दूसरा हायर नोड है, यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। ये मेरे पास तीसरा हायर नोड है, यहाँ पे भी दो रेजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है, तो यहाँ पे मैं V3 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास चौथा सरफेस नोड है। देखो तीन रेजिस्टर्स और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है, तो यहाँ पे मैं V4 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। उसके बाद ये नीचे पूरी एक सतह है जो एक सरफेस नोड बना रही है, क्योंकि इसके सेंटर में कुछ भी नहीं है, ये एक पूरी सरफेस है जहाँ पे कई वायर्स आके अटैच हो रही हैं। तो ये मैं इसकी बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इसके इस के इन तमाम पॉइंट्स पे सेम वोल्टेजेस होंगे। अब देखें, हमने अभी तक ग्राउंड का सेक्शन नहीं लगाया। जब तक एक नोड को ग्राउंड नहीं किया जाएगा तब तक करंट फ्लो ही नहीं कर सकेगा। दैट्स वाई मैं इस नोड को ग्राउंड कर दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे 0 वोल्ट हो गए। एक ग्राउंड नोड का होना बहुत ज़रूरी होता है सर्किट में, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं कर पाता। अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखें। इसके बाद बच्चों देखें, ज़रा गौर कीजिएगा, मुझे असल में वी नॉट मालूम करने हैं, वी नॉट वोल्टेज। और वी नॉट वोल्टेज जो है वो दो नोड्स के सेंटर में तो लगे नहीं हुए, क्योंकि दो नोड्स के सेंटर की बजाय उनके बीच में एक और रजिस्टर आ गया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस वायर में एक करंट को फ्लो करवा दूंगा, यानी अपनी जानिब से एक करंट ले लूँगा I1 के नाम से। चले मैं ले लेता हूँ, मैंने एक डायरेक्शन में इस करंट को फ्लो करवा दिया है। अब देखा जाए तो पहले मुझे वी नॉट का पहले मैं आपको फार्मूला लिख के बताता हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम वी नॉट मालूम कर सकते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो ये है 1K, करंट उस साइन के साथ आएगी जिस यानी देखो ना, I1 जब इसमें से गुजरती है तब इसमें वी नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो I1 इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है तो ये प्लस साइन के साथ आएगी। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती तो हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं। अब देखो, I1 का मुझे फार्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि I1 का भी मुझे पहले I1 मालूम करनी पड़ेगी वी नॉट के लिए। तो I1 का क्या फार्मूला बनता है, ज़रा गौर करें। I1 की जो मैंने डायरेक्शन रखी हुई है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये V4 में से निकलती है, लीव करती है। तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो यहाँ से लीव करके करंट आगे जाती है कहाँ पे, ग्राउंड नोड में। और दो रेजिस्टर रास्ते में आते हैं, जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आती है वो बटे में आ जाएगी। तो दो रेजिस्टर आए हैं, डेट्स वाई बटे में दो रेजिस्टर का सम आ गया। तो ये इसका फार्मूला बन गया V4/2K। तो यानी मुझे I1 के लिए V4 की वैल्यू मालूम करनी होगी। अब नेक्स्ट बारी आती है, देखो यार, हमारे सर्किट के अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स भी मौजूद है जो कि 2Vx है। ये डायमंड शेप के जो सोर्सेज होते हैं ना वो ज़्यादातर डिपेंडेंट ही होते हैं। ये देखो 2 टाइम्स ऑफ Vx, यानी ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे पहले Vx की इक्वेशन बना लेनी चाहिए। तो Vx देखें कहाँ पे मेंशन है, ये देखो बच्चों, Vx यहाँ पे इन दो नोड्स के सेंटर में मेंशन है, नोड 3 और ग्राउंड नोड के सेंटर में। और ये सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, डेट्स वो यहाँ पे तो इक्वेशन लिखी जा सकती है, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उस नोड के वोल्टेज प्लस में, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई V3 - 0 = Vx, और Vx बराबर आ गए V3 के। ठीक है जी। अब हम वन बाय वन ये जो नोड्स हमें दिए गए हैं इन सब पे हम KCL अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं नोड 1 के ऊपर KCL अप्लाई करता हूँ, फिर मैं सुपर नोड वगैरह की बात करूँगा अगर है वहाँ पे। तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, V1 और V4 के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसी तरह से V2 और V3 के सेंटर में भी एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो जब दो नोड्स के सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता होता है तो वहाँ पे सुपर नोड लगता होता है, और दोनों नोड्स के वोल्टेज अननोन होने चाहिए। तो यहाँ पे अब सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा होने जा रही है। तो यहाँ पे आपके इस सर्किट के अंदर बच्चों दो दो सुपर नोड हैं। ठीक है, एक तो ये है जो भी मैंने ड्रा किया, और दूसरा देखें ये V2 और V3 के सेंटर में बन रहा है। ठीक हो गया जी।
ये दो सुपर नोड हो गए। अब इन दोनों सुपर नोड्स की पहले एक एक इक्वेशन आ जाएगी। तो पहले मैं इस सुपर नोड की इक्वेशन लिखना चाहूँगा। देखो बच्चों, इसका जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज माइनस में, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू 2Vx, और Vx आपके सामने V3 के इक्वल है। तो जब मैं ये चीज़ पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -V1, इस साइड पे होगा 2V3, यानी Vx की जगह V3 आ चुका होगा, 2V3 इधर आके हो जाएगा -2V3, और साथ में आ जाएगा +V4 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब बच्चों सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई करके, इस सुपर नोड की बाउंड्री के ऊपर KCL अप्लाई करके। ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं यार, इस नोड की भी इक्वेशन लिख लेते हैं, सुपर नोड की। ठीक है। ये जो सुपर नोड दूसरा है ना, इसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, ज़रा गौर करें। यहाँ चलें यार, वो काम करने से पहले मेरे ख्याल में इसी का काम पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। अप्लाई KCL एट सुपर नोड 1, इसको सुपर नोड 1 के ऐसे साथ में नाम दे दीजिएगा ताकि पता चले, और ये दूसरा सुपर नोड है। अप्लाई KCL एट सुपर नोड 1, ये आपने लिख लेना, अप्लाई KCL एट सुपर नोड इंटू 1। ठीक है जी। KCL क्या है बच्चों, KCL असल में किरचॉफ करंट लॉ, जो कि कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो बच्चों इज इक्वल टू की एक साइड पे एंटरिंग करंट, एक साइड पे लिविंग करंट्स हमेशा लिखते हैं। तो मैं हमेशा इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स, एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स। ठीक है जी। तो देखो बच्चों, इस नोड के घेरे में टोटल कितनी वायर्स हैं, ये जो सुपर नोड हमने बनाया, एक ये वाली 2, ये 3, इस साइड पे आए तो ये 4, ये 5 और ये 6, टोटल 6 वायर्स हैं, जिनमें से एक वायर का निचोड़ तो हमने लिख लिया, ये जो ऊपर लिखा है। ठीक है। और जो बाकी की 5 वायर्स बचती हैं उनका निचोड़ अब हमने लिखना है। ठीक है। तो पहले मैं इस वायर की बात करूं तो हर एक वायर की करंट ही लिखनी है। तो इस वायर की जो करंट है वो देखो एक एंटरिंग करंट है, एंटर कर रही है सुपर नोड में, तो वो आ जाएगी राइट हैंड साइड पे। उसके बाद बारी आती है इस वायर की। अब इस वायर की मुझे करंट का नहीं पता, तो जिस वायर की करंट का हमें नहीं पता होता वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूला लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। तो यहाँ पे मैं लिविंग करंट फार्मूला लगाने लगा। मैं इस नोड में से करंट को लीव करवाऊंगा, जिस नोड में से हम करंट लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो V1 माइनस आ गया, यहाँ से करंट लीव करती हुई V2 में एंटर हुई, तो V1 माइनस V2, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 1K है। ओके हो गया। ये था लिविंग करंट फार्मूला। अब ये जितनी दफ़ा लगेगा आपको पता होना चाहिए कैसे लग रहा है। ठीक है। अब हम इस साइड पे आते हैं, तो देखो इस साइड पे जितनी भी वायर्स हैं सब पे लिविंग करंट फार्मूला ही लगने वाला है। पहले मैं इस वायर के लिए लिखता हूँ, तो V4 माइनस V3 ओवर 1K, क्योंकि मुझे इसकी करंट का नहीं था पता। उसके बाद इस वायर की बारी आती है, तो यहाँ पे भी मैं करंट को लीव करवा दूंगा, तो लिहाजा आ जाएगा V4 माइनस, जाके ये 0 में एंटर करेगी, तो V4 माइनस 0 ओवर 1K। उसके बाद ये लास्ट वायर बचती है ये वाली, तो यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से मैं एक करंट को लीव करवा दूंगा, V4 माइनस, जाके ये देखो करंट एंटर करेगी 0 में, तो V4 माइनस 0 ओवर इन दोनों का सम आ जाएगा, जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में 1K प्लस 1K। अब देखो बच्चों, इसका एलसीएम क्या बन रहा है इस इक्वेशन का, इसका एलसीएम आ रहा है 2K, तो मैं 2K से ज़रब दे के इस इक्वेशन का बटा ख़त्म कर दूंगा। होल इक्वेशन को 2K से ज़रब दे देंगे। यहाँ पे 2K ज़रब हुआ, किलो किलो से कैंसिल, 2 ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी यही होगा। यहाँ पे 2K मल्टीप्लाई होगा तो पूरा कट जाएगा और सिंपल V4 आ जाएगा। इसके साथ 2K ज़रब होगा तो 2 4 बार 8 हो जाएगा, किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें एक तरतीब बनाए इनकी, 2V1 फिर माइनस 2V2 है, फिर आपके पास V3 का कंपोनेंट माइनस 2V3, फिर V4 का 2 और 2 4, 4 और 1 5 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 8। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 लिखी जाएगी सुपर नोड 2 की मदद से। इसका नेगेटिव टर्मिनल है V2 की तरफ और पॉजिटिव टर्मिनल है V3 की तरफ, तो क्या आ जाएगा -V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 12, -V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 12। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई सुपर नोड की मदद से। अब हम इस सुपर नोड के ऊपर लगाएंगे KCL, जैसे दूसरे सुपर नोड पे लगाया था। अप्लाई KCL एट सुपर नोड 2, ये आपने लिख लेना है। तो पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी करंट का नहीं पता, तो लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवाया, V2 माइनस, जाके V1 में एंटर हुई, तो V2 माइनस V1 ओवर
1K, ठीक है जी। उसके बाद ये देखो ये भी एक लिविंग करंट है, V2 में से लीव कर रही है, तो लिहाजा यहाँ पे सिंपल ये लिविंग साइड पे आ जाएगी 2 मिली। उसके बाद ये इस साइड पे बात आती है, तो पहले नंबर पे ये वाली वायर, तो इसका मुझे देखे करंट का नहीं पता, लिविंग करंट फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, V3 माइनस जाके 0 में एंटर, ओवर 1K जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। फिर ये वाली वायर, तो वही तरीका, V3 माइनस जाके करंट V4 में एंटर हुई और बटे में आ गया 1K। ओके हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम देखें, सिंपल है 1K, तो 1K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दें, यहाँ पे आ जाएगा V2 माइनस V1, यहाँ पे 1K ज़रब होने की वजह से सिंपल 2 रह जाएगा। 2 को बच्चों दूसरी साइड पे डिलीवर कर देते हैं, ठीक है जी। 2 दूसरी जानिब आके -2 हो गया, और यहाँ पे 1K ज़रब हुआ, सिंपल V3 मिल गया। यहाँ पे 1K ज़रब हुआ तो ये मिल गया V3 माइनस V4, ये आपके पास आ गई। अब इसको भी तरतीब दें, पहले V1 माइनस V1 आ गया, फिर V2 प्लस V2, फिर V3 जो कि 2V3 है, फिर V4, और एट द लास्ट आपके पास आ गया -2। अब हमने इनमें से कोई 3 इक्वेशन चूज़ करनी है अपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। 3 इक्वेशंस टोटल, अभी हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई हैं? 4। ये देखें, ये चौथी इक्वेशन बनी हुई है। तो 3 इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स होने चाहिए जिनमें हमारा V4 यार कवर होना चाहिए, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था प्रॉब्लम 3.57 में। अभी आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ, देखें ये वाली इक्वेशन में एग्री करता हूँ, ये मेरे काम की है। V1 और V3 और V4 वेरिएबल है, ठीक है, ये मेरे काम की है। इसको मैं अपने काम का बना सकता हूँ, इस इक्वेशन को। इसमें सिर्फ V2 वेरिएबल जो है ना एक्स्ट्रा है, ठीक है। देखें इसमें V2 नहीं है, इसमें V2 भी है, तो मैं इसको अपने काम का बना सकता हूँ इस इक्वेशन की मदद से। ये जो आपको इक्वेशन नंबर 3 नज़र आ रही है, देखें कैसे। मैं यहाँ पे बच्चों V2 की वैल्यू मालूम कर लूँगा, देखें कैसे। V2 बच्चों दूसरी जानिब जाके प्लस V2 हो गया, और 12 इधर आके माइनस हो गया, यानी मेरे पास V2 की इक्वेशन आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू V3 माइनस 12। इतना तो यार आप मैथ जानते हो। ये देखो क्या हुआ है, V2 उधर जाके प्लस हो गया और 12 इधर आके माइनस हो गया, तो ये आपके पास V2 की इक्वेशन आ गई है, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 2 और ये जो अभी आपके पास इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 4, इसमें पुट करके अपने लिए 2 और इक्वेशन तैयार कर लेनी है, ताकि आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सको, ठीक है। तो देखो ये मैं करने लगा हूँ, 2V1 माइनस 2 इंटू V2 की जगह ये पुट हो जाएगा V3 माइनस 12, आगे -2V3 प्लस 5V4 इज इक्वल टू 8, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, देखें 2V1, ये देखें -2V3 कितना हो जाएगा, -4V3 प्लस 5V4, और ये जो कांस्टेंट है इसकी बात करते हैं, तो ये देखें -2 मल्टीप्लाई बाय -12, ये हो जाएगा 24 प्लस 24 दूसरी जानिब जाके हो जाएगा -24 प्लस 8 बच्चों कितना बनेगा, -16। ये आपकी अब आ गई इक्वेशन नंबर, आगे 4 तक गया ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे के इसके ऊपर टिक लगा लो, ताकि आपको याद रहे ये इक्वेशन हमने मैट्रिक्स में इस्तेमाल करनी है। टिक लगा लो छोटा सा, आप अपने पास लेड पेंसिल रखिएगा, टिक लगा के ना याद रखिएगा ये इक्वेशन हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी है। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 4 के साथ भी यही करना है। V2 की वैल्यू जब पुट कर दोगे तो उसमें यही 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे जो हमें चाहिए, V1 V3 और V4। तो लिहाजा इक्वेशन नंबर 4 में मैं V2 की वैल्यू पुट करूंगा, -V1 प्लस V2, सिंपल प्लस V2 है, यानी आ जाएगा प्लस V3 माइनस 12 प्लस 2V3 माइनस V4 इज इक्वल टू -2। यही इक्वेशन थी ना हमारी, जिसमें मैंने क्या किया, V2 की वैल्यू पुट कर दिया। तो देखो अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में जा रही है, -V1 V3 बन रहा है 3V3, और V4 हमारे पास आ रहा है -V4, और यहाँ पे ये -12 है, दूसरी जानिब जाके +12 होगा, 12 में से -2 होगा तो 10 रह जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 इसको कह सकते हैं आप, और इस पर टिक लगा लें, ये 3 इक्वेशंस आपकी आ गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के आप सॉल्व करेंगे। ये देखें मैं लिखने लगा हूँ। पहले इनके बच्चों मैट्रिक्स में ना ये असल में इस तरह से होते हैं, मैं आपको सारा अब लिख के दिखाता हूँ। 3x3 मैट्रिक्स जब होते हैं ना 3 वेरिएबल्स, तो उनकी ये फॉर्म होती है, इस तरह से इनको लिखा जाता है। ये देखें मैंने ड्रा कर दिया। इसमें वेरिएबल्स की तरतीब पहले नंबर पे V1 है, फिर हमारा V3 है, फिर V4 है हर इक्वेशन में। इज इक्वल टू वाले नंबर इस साइड पे देखो, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन में 0 है, जो हमने दूसरी इक्वेशन बनाई हुई है वो हमारे लिए -16 है, और
जो आखिरी इक्वेशन है उसमें 10 है, तो ये यहाँ पे आ गए इज इक्वल टू वाले, और इनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना वो यहाँ पे 1 बाय 1 लिखे जाएंगे तीनों इक्वेशंस के। पहली इक्वेशन में देखो कौन कौन सा, -1, -2 और 1, यहाँ पे लिख दिया जाएगा -1, -2 और 1। फिर दूसरी इक्वेशन ये वाली हमने चूज़ किया तो इसके लिखे जाएंगे 2, -4 और लास्ट में 5। और फिर ये वाली इक्वेशन -1, 3, -1। ठीक है जी, ये तीनों इक्वेशंस कवर हो गई। अब हमने इसको मैट्रिक्स पे सॉल्व करके आपको आंसर बताने हैं बस, तो फिर उसमें पुटिंग वगैरह करेंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये कैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं पुट करके, ये आपने सीख लेना है। हमारी एग्जांपल नंबर 3.1 की वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने सही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर ने मुझे 1 बाय 1 जवाब दे दिया। V1 की वैल्यू है -4, उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है V3 उसकी वैल्यू है हमारे पास 2 और V4 की वैल्यू है 0। तो लें जी, V1 इज़ इक्वल टू मेरे पास आया है -4 वोल्ट, V3 मेरे पास है 2 वोल्ट और V4 है हमारे पास 0 वोल्ट के इक्वल। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, देखें बच्चों, हमें V4 की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमारा I1 इक्वल है V4/2K के, और V4 की वैल्यू 0 है, तो 0/2K करें तो बच्चों 0 ही मिलता है। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो 0 ही मिलेगा, 0/2K। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई 0 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, तो I1 आपको पता चल गया। आपको पता फार्मूला बनाया था V0 का 1K I1, तो इसमें जब I1 की वैल्यू पुट करेंगे 0 मिली, तो मिली किलो कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो V0 का आंसर है आपके पास 0 वोल्ट। मुझे उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।